तो 250 से ज़्यादा MP की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो आधा से ज़्यादा MLA की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, आधा से ज़्यादा MLC की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आपको लग रहा हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये खबर बहुत जगह छपी है। 10 तारीख को 11 तारीख को इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है, PIL demands lifetime ban on convicts from poll, Supreme Court seeks Election Commission and Center views। आइए इस मामले को जरा सिलसिलेवार ढंग से समझें कि ये जो PIL दाखिल किया गया है, अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, जैसा इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में प्रे किया गया है, तो इस देश का पार्लियामेंट आधा से ज़्यादा खाली हो जाएगा गया। इसलिए यह खबर तमाम MLAs, MPs, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिशियंस और तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। मैं इस मसले को बिल्कुल कानूनी रूप से लेकिन सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। जी हाँ, आप पहले ये समझें कि इस देश में जो कानून है चुनाव से संबंधित, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, RP एक्ट 1950। मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह आपको समझाता हूं। इसके सेक्शन 8 में सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 1, 2, 3 में लिखा हुआ है कि विभिन्न अपराधों के लिए जिसमें 2 साल से कम की सजा है, सब सेक्शन 1 और 2 में कहता है कि 2 साल से जिसमें कम सजा है, उसमें 2 साल, उसमें सजा अनाउंसमेंट के 6 साल के बाद ही वो चुनाव लड़ सकेगा। यानी सजा प्रोनाउंसमेंट के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सब सेक्शन 3 में लिखता है कि IPC के डिफरेंट सेक्शंस में, जो अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है, BNS, वो किताब भी मैं आपको दिखाता हूं, मेरे हाथ में है। IPC में धारा 171 से लेकर के 173, 74, 75 तक उसमें प्रावधान थे, और भारतीय न्याय संहिता में ये धारा 205, उसके बाद 169 से लेकर 2010 वगैरह तक, और उसके आगे भी है। बहरहाल मैं उतने टेक्निकलिटी में नहीं जाता हूं, मैं आपको आम आदमी की तरह समझाता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, RP एक्ट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, लोक प्रतिनिधित्व कानून, इसमें सब सेक्शन 3 में यह कहता है कि अगर सब सेक्शन 1 और 2 के अतिरिक्त अन्य IPC में, अब वो BNS हो गया, BNS में अगर कन्विक्शन होता है और वो 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो सजा खत्म होने के 6 साल तक वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यानी फर्ज कीजिए कि किसी व्यक्ति को मर्डर के लिए, रेप के लिए, हत्या के प्रयास आदि के लिए मान लीजिए कि 7 साल की सजा हो गई, तो 7 साल और 6, 13 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सके। RP एक्ट के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 4, ये सब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये कहता है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में हो, पार्लियामेंट में बोल रहा हूं तो राज्यसभा लोकसभा दोनों हुआ, और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जहां भी जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां। तो कहता है कि अगर ये मेंबर सिटिंग मेंबर है और इनको सजा हो गई, तो इनकी मेमोरी तुरंत नहीं जाएगी, इनको 3 महीने का समय मिलेगा, और इस 3 महीने में इनका अपील या रिवीजन जो भी हो वह दायर कर दिया जाएगा, और इनकी सदस्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक इस
रिवीजन या अपील पर फैसला न हो जाता। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ 2005 में। इसको ध्यान से सुनिए, मैं भी इसको आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूं। 2005 में रेट पिटीशन नंबर 490/2005 फाइल हुआ। लिली थॉमस बनाम केंद्र सरकार और लोक प्रहरी बनाम केंद्र सरकार, ये 231/2005 में, और बहुत सारे रेट पिटीशंस फाइल हुए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय, ये वही जज हैं जो लालू जी के केस में चारा घोटाला में हाई कोर्ट में थे और उन्होंने फैसला सुनाया था, और जस्टिस ए.के. पटनायक, इन जजों की खंडपीठ ने 2013 जुलाई में ये फैसला सुनाया और कहा कि आरपी एक्ट के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 4, आरपी एक्ट के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 में जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है सिटिंग मेंबर्स को कि उनकी मेमोरी तुरंत नहीं जाएगी, यह अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यह गैर संवैधानिक है। और आपको याद होगा 2013 में जब यह आदेश पारित हुआ, उसके बाद जो सबसे पहले शिकार हुए वो लालू प्रसाद यादव जी हो गए, उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई, और कांग्रेस के एक रशीद मसूद साहब थे राज्यसभा के सदस्य, उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई। ये दो व्यक्ति सबसे पहले शिकार हुए। उसके बाद से लेकर अभी तक यही व्यवस्था चलती आ रही है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर भी, यानी आरपी एक्ट का सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4 को गैर संवैधानिक अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन करार दे दिया गया था। तो अभी व्यवस्था यह है कि कोई भी सिटिंग मेंबर अगर 2 साल से अधिक या जैसे भी उसको कन्विक्शन होता है तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती है, लेकिन 6 साल के बाद तो वो लड़ सकता है चुनाव। अब अश्विनी उपाध्याय जी एक सुप्रीम कोर्ट में बड़े नामी वकील हैं और वो भाजपा समर्थित या भाजपा के शायद सदस्य वगैरह भी हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में उपलब्ध है। बहरहाल वो एक बहुत ही नामी वकील हैं और उन्होंने एक PIL दाखिल किया था और उसमें ये प्रे किया था कि साहब, कोई आम नागरिक को अगर सजा हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, तो उसको जीवन भर नौकरी नहीं मिलती। कोई आम आदमी को अगर सजा हो जाती है तो उसको बहुत सारा काम वो नहीं कर सकता है जीवन भर। तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो MLA MP ही क्यों ना हो, अगर वो सजा याफ्ता हो जाता है यानी कन्विक्टेड हो जाता है, तो उसको जीवन भर के लिए प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता है? वो फिर लॉ मेकर्स कैसे हो सकता है? हाउ कैन ए कन्विक्टेड पर्सन बी ए लॉ मेकर? ये पॉइंट उन्होंने उठाया और प्रे किया है कि जिनको भी कोर्ट सजा दे दे, यानी वो कन्विक्टेड हो जाए, वह जीवन भर चुनाव नहीं लड़े। और इसी पर 2 जजों की खंडपीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस किया है। उसमें एक जज साहब जो हैं, उनका नाम है जस्टिस मनमोहन। वे जगमोहन साहब के पुत्र हैं। जगमोहन साहब बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, गवर्नर भी हुए, और उन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताब है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। ये किताब उन्होंने लिखी है, उन्हीं के वो पुत्र हैं। बहरहाल मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता दिया हूँ, इससे उनके जजमेंट और उनके उस पर कोई नहीं उठता है। अब ये नोटिस जारी किया गया और इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। ये लिली थॉमस और लोक प्रहरी का 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आंकड़ों पर आप नजर देख लीजिए। कहता है कि 2009 में 30% ऐसे कैंडिडेट थे पार्लियामेंट में जो चुनाव जीते थे। 2014 में यह बढ़ के हो गया 34%।
2019 में ये हो गया 43% और अभी जो चुनाव हुआ 2024 में इसमें हो गया 46%। इसमें कुछ एमपीज जिन पर सीरियस चार्जेस थे, मर्डर, रेप या और जो हीनियस क्राइम होते हैं, 2009 में 14, 2014 में 21, 2019 में 29 और 2024 में यह आंकड़ा बढ़ करके आप अपने स्क्रीन पर देखिए 31% हो गया। यानी 31% एमपीज अभी जो हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो अब आप सोच लीजिए, आपको पता होगा कि इसी में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया है। एक वकील को उन्होंने ये जवाबदेही दी है, उसको एमिकस क्यूरी बोलते हैं, कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए एमपी एमएलए कोर्ट्स बोलते हैं, उसमें उसकी क्या स्थिति है सुनवाई की। तो उन्होंने बताया है कि लगभग 5,000 से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं और बरसों से उस पर फैसले नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित है कि अगर एमपी एमएलएज के मुकदमे इसी तरह से पेंडिंग रहें तो फिर यह बहुत चिंताजनक बात है। बहरहाल मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाना चाहता। मैं आपके स्क्रीन पर कुछ चीज़ दिखा रहा हूं। इसमें कह रहा है कि जो एमपी अलग अलग स्टेट से जीते उसकी क्या स्थिति। हिमाचल प्रदेश से 50% एमपी, उत्तर प्रदेश से 43%, बिहार से 55%, बंगाल से 40%। ये परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने परसेंट जो एमपीज हैं वे सीरियस या फिर थोड़े हल्के चार्जेस में उन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया हुआ है। और ये सब रिपोर्ट जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है, मैं उस सोर्स से कोट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा बात आपको बता दें कि जब 2013 में यह जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद सबसे पहले जो शिकार हुए लालू प्रसाद यादव और रशीद मसूद मैंने बताया। उसके बाद उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, यानी इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया। आपको मालूम है ऑर्डिनेंस अध्यादेश को बोलते हैं और वो तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। आपको स्मरण होगा, वो चित्र भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि वो ऑर्डिनेंस लाया गया और उस वक्त मनमोहन सिंह विदेश की यात्रा पर थे। राहुल गांधी नए नए पॉलिटिक्स में आए थे। तो उन्होंने अचानक से, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था कांग्रेस का, उसमें अचानक राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को लिया और फाड़ कर फेंक दिया। हालांकि ये बात बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस ऑर्डिनेंस को, वो ऑर्डिनेंस था क्या? वो ऑर्डिनेंस ये था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस लिली थॉमस में जो जजमेंट दिया था कि आरपी एक्ट के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 4 को गैर संवैधानिक घोषित किया गया था, तो उसी को नलीफाई किया जाना था, उसी को माने उस प्रभाव को निष्प्रभावी किया जाना था। मैं एक और कटिंग आपको दिखा रहा हूं। ये कहता है कि व्हाट ऑर्डिनेंस से सिटिंग लेजिस्लेचर सो कन्विक्टेड वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू while an appeal is pending. However, he or she would not be allowed to vote in the house or draw a salary. ये ऑर्डिनेंस ये कह रहा था 2013 में जो लाया गया था कि जो कन्विक्शन हो जाएगा किसी सिटिंग मेंबर्स का, तो उसकी तुरंत सदस्यता नहीं जाएगी। वो 3 महीने के अंदर अगर वो अपील दायर कर देगा या रिवीजन दायर कर देगा, तो जब तक वो फाइनल रिवीजन या अपील का डिस्पोजल नहीं होता तब तक वो मेंबर रहेंगे। हाउएवर, मतलब लेकिन वो अपना सैलरी और अपनी वोटिंग नहीं दे पाएंगे। तो इस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। उसके बाद आपको याद होगा डिफेमेशन के एक केस में राहुल गांधी को कन्विक्शन हो गया था गुजरात में और उनकी सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस कन्विक्शन को खारिज कर दिया, तो उसके बाद इनकी सदस्यता बहाल हो गई। बहरहाल समझने वाली बात यह है, इसमें 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको समझिए। हिंदुस्तान में
जो लोक सेवक होते हैं, सरकारी कर्मी होते हैं, उनको संवैधानिक प्रावधान के तहत धारा 311 वगैरह में लिखा हुआ है, उनकी नियुक्ति के प्रावधान हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस कमीशन से हो, यूपीएससी से हो, या स्टेट के और कमीशन से हो, चाहे जिस तरीके से हो। अगर उनका कन्विक्शन हो गया तो उनकी नौकरी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। या अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आप कोई भी पब्लिक पर इस तरह का नौकरी करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सिटिंग एमपी एमएलए कन्विक्टेड हो जाता है तो वो फिर लॉ मेकर कैसे रह सकता है? ये प्रश्न बड़ा लाजमी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार से जवाब मांगा है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ये दोनों जवाब नहीं भी देते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश पारित करेगा यानी निर्णय लेगा। कानून के कई जानकार आज की तारीख में ये विचार रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है, कदाचित, मतलब उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूँ, मैं इस डिस्क्लेमर और इस राइडर के साथ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बहुत कठोर निर्णय लिया, और अगर ये निर्णय ले लिया गया तो भारत का संसद आधा खाली हो जाएगा और इस देश में जितने राज्य हैं उसमें 40 से 50% सीटें खाली हो जाएंगी और इतनी बड़ी संख्या में लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को क्लीन करने के लिए कदाचित यह हिस्टोरिक कदम होगा। लेकिन आप याद रखिए, हर सिक्के का दो पहलू होता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप सब लोग जानते हैं कि राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो डेमोक्रेटिक राइट्स या जो उनको फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन वगैरह, तो उसके तहत वो धरना प्रदर्शन या और बहुत सारा एगिटेशन स्टेट के खिलाफ करता है। तो उस पर सामान्य तौर पर मुकदमे दायर होते रहते हैं और मुकदमे दायर होते हैं, उसमें कुछ अगर तोड़फोड़ हो गया तो फिर पुलिस पदाधिकारी या स्टेट पर डिपेंड करता है कि कितने हार्ड सेक्शन, कितने सीरियस सेक्शंस उनको लगा करके उन पर मुकदमा दायर कर दिया जाए। और स्पेशली जो पार्टी पावर में रहती है वह अपने विरोधियों के खिलाफ इसका खूब इस्तेमाल करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे जेएमएम, कोई भी हो, ये इसमें कोई अछूता नहीं है। और ये जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट आप देखेंगे तो इसमें सभी पार्टियां मतलब एक ही रंग में रंगी हुई, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये क्लेम कर सकेगी कि उसका साफ सुथरा है। मतलब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सब कोई हो। तो इसमें यह बात सामने आ रही है कि साहब एक पक्ष तो यह है कि तब तो रूलिंग पार्टी को बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा, जिसको उसको निपटाना है उसको निपटा देगा, मुकदमा करेगा, समरी को उसका स्पीडी ट्रायल करा देगा, उसका कन्विक्शन हो जाएगा। एक पक्ष ये भी है। एक पक्ष यह भी है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये धीरे धीरे डेमोक्रेसी में एक बहुत, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का इरोजन हो रहा है। मतलब ये शब्द बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आम आदमी के लिए या जो पॉलिटिशियन है उनके लिए। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का इरोजन का क्या मतलब है? यानी जो पार्लियामेंट के अधिकार हैं तो वो पार्लियामेंट के अधिकार में निरंतर कमी हो रही है और वो अधिकार धीरे धीरे जुडिशरी के हाथ में जा रहा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं, बाकी एक बहस का विषय है। और आपको पता है कि कई एक बार ऐसे मामले हुए हैं, मुझको अगर स्मरण हो तो 1878 में महवानी बनाम बुरहा एंड अदर्स करके एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, इम्प्रेस वर्सेस बुरहा एंड अदर्स। उस वक्त आप सोच लीजिए कि वो जो लेजिस्लेचर बना था वो तो इंपीरियल पार्लियामेंट नहीं, ब्रिटेन का पार्लियामेंट ऐसे बना था, लेकिन फिर भी उस वक्त के जज ने कहा था कि यद्यपि भारत का यह लेजिस्लेचर
इंपीरियल पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट का ही एक क्रिएशन है, लेकिन इसको कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन उसमें एक चीज लगाया था कि इट कैन डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स, बट लेजिस्लेटिव पावर का जो डेलीगेशन हुआ है वो फिर कानून नहीं बना सकता। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं कि इन सभी पुराने जजमेंट्स को अगर आप पढ़िएगा तो पाइएगा कि हर बार सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट या फॉर दैट मैटर विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने से लगातार बचती रही। आपको याद होगा कि अभी जो कॉलेजियम सिस्टम बना है, तो इससे मुतल्लिक सबसे पहला एक मुकदमा हुआ था जिसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। अगर मुझे ठीक से नाम याद हो, एसपी गुप्ता करके एक बहुत सीनियर वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो जजों के अपॉइंटमेंट का प्रावधान संविधान में दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मामले में राष्ट्रपति से कंसल्टेशन शब्द लिखा हुआ है और राज्य के मामले में यानी हाईकोर्ट्स के मामले में उस राज्य के गवर्नर से कंसल्टेशन वर्ड लिखा हुआ है। तो कहा गया था कि कंसल्टेशन को कंकरेंस बनाना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर एज द केस में भी वे लोग बगैर सुप्रीम कोर्ट के सहमति के परामर्श के नहीं नियुक्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट जजेस केस जब हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि जजों की नियुक्ति यह अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि धीरे धीरे जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ता गया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जो विधायिका की शक्तियां थी वो क्षीण होती गई, उसमें इरोजन होता गया और एक तरह से इंक्रोचमेंट भी होता गया। हालांकि एक व्यापक बहस का विषय है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरा एक लंबा अनुभव रहा है इस राज्य में काम करने में, और विधानसभाओं विधान परिषदों की प्रोसीडिंग्स वगैरह को देखने का या मिनिस्टर्स के साथ काम करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव है। मैंने पाया कि जिस तरीके से विधानसभाओं में विधान परिषद वगैरह में भी कहने को अपर हाउस है, लेकिन उसमें बेसिकली अनुकंपा के आधार पर ही लोग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को लोग नॉमिनेट करता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा कारण है। राज्यसभा की बाय एंड लार्ज वही स्थिति है। तो धीरे धीरे जो विधायिका में जो लोग जाने लगे वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजों को रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से निरंतर उनमें गिरावट आती गई। उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे बहस का स्तर, उसकी क्वालिटी, उसका कंटेंट वो खत्म होता गया। और सुसाइडल तो तब हो जाता है जब बहस के दरमियान एमएलए एमपी खुद बोलते हैं कि इसकी जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करा ली जाए। तो इसीलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इरोजन ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नया रूप इस देश में देखने को मिलेगा। और यह खतरा, इस खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सत्ताधारी दल विपक्षियों पर, जैसा अभी बराबर आरोप लग रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और बहुत चीज़ें बहुत एपरेंट भी हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं उनके केसेस कैसे क्लोज हो जा रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग बहस का विषय है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, यानी सत्ताधारी दल है, वो विरोधियों पर तो जबरदस्त प्रहार करेगा और जिन लोगों को सिंगल आउट, जिन लोगों का पॉलिटिकल कैरियर, जिन लोगों को रास्ते से हटा देना, उनके विरुद्ध केस होगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल होगा, उनका कन्विक्शन होगा, वो जीवन भर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसलिए मैंने कहा इस सिक्के के दो पहलू हैं, जहां एक और जिस तरीके से अपराधी तत्व, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है, इन आंकड़ों से भी स्पष्ट हो रहा है, वो चिंता का विषय है। और यह प्रश्न तो बिल्कुल लाजमी है कि कोई आदमी अगर अपराधी है, यानी कोर्ट ने उसको अपराधी करार दे दिया है, कन्विक्ट हो गया है, तो कानून कैसे बना सकता है? तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि कोई अपराधी कन्विक्टेड हो गया और 6 साल के बाद फिर चुनाव लड़ा और वो फिर एमपी एमएलए बन गया, तो कन्विक्टेड तो ऑलरेडी है, तो हाउ कैन ए कन्विक्टेड पर्सन बिकम ए लॉ मेकर? ये तो बड़ा लाजमी प्रश्न है। और इस रीट याचिका में, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहुत वैलिड प्रश्न उठाया गया।
और जहां एक और कोई सामान्य नागरिक का अगर कन्विक्शन हो जाता है तो जीवन भर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल सकती है। तो कोई आदमी अगर कन्विक्टेड हो जाता है तो एमपी एमएलए बन करके वो मिनिस्टर कैसे बन सकता है? आपको याद होगा यूपीए सरकार में बिहार के एक सीमांचल के तस्लीमुद्दीन साहब थे, वो स्टेट होम मिनिस्टर बन गए, तो बहुत बवाल मचा, बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ये तो स्थिति आ रही है। इसलिए इस पक्ष पर समाज को जागृत होना होगा और समाज में ऐसी फिजा तैयार करनी होगी। रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। अब ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, लेकिन अपेक्षा ये एक नागरिक के रूप में हम लोगों की है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर जजमेंट दे और जो कन्विक्टेड हो जाते हैं उन पर आजीवन चुनाव न लड़ने का प्रोविजन लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ सेफ गार्ड जरूर होने चाहिए। उसमें ऐसे किए जा सकते हैं कि पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन, इस तरह का स्टेट के खिलाफ या सरकारी कार्य में बाधा वगैरह का जो आरोप लगता है, उसमें अगर कन्विक्शन हो तो उसमें कुछ राइडर लगाया जा सकता है। बहरहाल यह कोर्ट को तय करना है कि उसमें क्या राइडर्स, क्या वेवर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन यह तो बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज की तारीख में भारत का लोकतंत्र चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि राजनीति के अपराधीकरण पर एक जबरदस्त प्रहार होना चाहिए। और जो अश्विनी उपाध्याय जी ने यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट त्वरित, कठोर और वेल कंसीव्ड जजमेंट देकर वह प्रहार निश्चित रूप से कर सकता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।